सीक्वेंस सीरीज में एपी ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट इसी को कहते हैं हम लोग जीपी। इट इज जीपी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है, थोड़ा सा इसका कुछ रिलेशन है, इसका बेसिक फंडामेंटल बात है, समझिएगा। एपी आप 10 में पढ़े थे, वो आपके लिए नया नहीं था, मगर जीपी आप 11 में पहली बार पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए नया है। थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इफ टर्म्स ऑफ सीरीज raised by certain power of a constant, then it is called, उस समय इसको हम लोग कहते हैं it is called जीपी। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल भाषा हो गया, थोड़ा मैथमेटिक्स का किताबी भाषा हो गया, ठीक है, कि कहते किसको है। ये चीज आपके पास अभी बुक का लैंग्वेज सामने लिखा है, समझने वाला लैंग्वेज सुनिएगा। अगर आपके पास कोई एक सीक्वेंस है जिसका एक टर्म ए है, दूसरा टर्म अगर ए का पावर 2 है, तीसरा टर्म अगर ए का पावर 3 है, उसके बाद पावर 4, पावर 5, पावर 6, तो ध्यान से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है पावर। सर नहीं समझ में आया, कॉन्स्टेंटली कैसे इंक्रीज कर रहा है। पावर 1 था 2 बन गया, डिफरेंस 1 का, 2 था 3 बन गया, डिफरेंस 1 का, 3 से 4 बन गया, डिफरेंस 1 का। इसको कहते हैं कांस्टेंट इंक्रीमेंट इन एक्सपोनेंट और पावर। तो जब कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है इसके पावर में, किसी एक कांस्टेंट नंबर के पावर में कांस्टेंटली इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वैसे केस में इसको जीपी सीरीज कहा जाता है। पहला आइडेंटिफिकेशन का तरीका ये, ठीक है। दूसरा जो जनरल जीपी होता है वो कैसा होता है, थोड़ा वो सुन लीजिए। जनरल जीपी जो कि हम लोग बार बार जीपी के नाम के साथ यूज करेंगे। जनरल जीपी, इसका जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है, इसका सेकंड टर्म लिखा जाता है ए आर, इसका थर्ड टर्म लिखा जाता है ए आर स्क्वायर, इसका फोर्थ टर्म लिखा जाता है ए आर क्यूब। ठीक है, यानी कि बताने वाला आपको ये बताना चाहता है कि देखो फर्स्ट टर्म का मतलब r का पावर 0 मींस 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म का मतलब r का पावर 1 मतलब 2 माइनस 1, थर्ड टर्म का मतलब r के पावर में 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म का मतलब r के पावर में 4 माइनस 1। तो शायद आप अभी तक समझ गए होंगे। अगर T12 लिखना हो तो क्या लिखे, कोई बताएगा? T12 एकदम सही, a r टू द पावर 12 माइनस 1। तो अगर Tn लिखना चाहे तो क्या लिखें? n माइनस 1। बहुत बढ़िया, ठीक है, a r टू द पावर n माइनस 1। आप Tn का मतलब पहले से जानते हैं सीक्वेंस सीरीज में, इट इज द nth टर्म। तो अगर हम जनरल जीपी को डिफाइन किए और nth टर्म डिफाइन किए, तो शायद हम ये बता दिए कि nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है। nth टर्म ऑफ जीपी जिसको हम Tn कह के बोल सकते हैं, दैट इज a into r to the power n minus 1। इट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ जीपी। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि सर a कौन? हमको नहीं लगता आपको बताने का जरूरत है कि a कौन। a is the first term, it is the first term of gp, first term of gp। तो सर r कौन? इसको कहते हैं कांस्टेंट रेशियो, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट रेशियो। इसी को कहते हैं कॉमन रेशियो, इसको कांस्टेंट रेशियो कहते हैं या फिर कॉमन रेशियो कहते हैं। क्या एपी में आप ऐसा कोई वर्ड सुने थे? एपी में कांस्टेंट डिफरेंस था। एपी में कौन था? कांस्टेंट डिफरेंस था। यहां पे जीपी में कौन है? कांस्टेंट या कॉमन रेशियो है। तो वहां जो डिफरेंस होता है यहां पे वो रेशियो में यूज हो रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। जैसा आप बोले कि चलिए ठीक है, आर जो है वो कॉमन रेशियो है या कांस्टेंट रेशियो है, क्या वाकई में है? चेक करते हैं। T2 by T1 देखा जाए, it is AR by A, AR by A, that will be equals to R।
उसके बाद T3 by T2, that will be equals to T3 AR square by T2 AR. थोड़ा सा कैंसिलेशन करें, फाइनल रिजल्ट R. कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का रेशियो से, तो जीपी के आइडेंटिफिकेशन का एक और स्टेटमेंट बनता है, जीपी के आइडेंटिफिकेशन का एक और स्टेटमेंट बनता है, इन एनी सीरीज और सीक्वेंस if ratio of consecutive terms remains constant or equal, तो इसका मतलब ये हुआ then it is GP सीरीज। वैसे केस में ये GP सीरीज है, ठीक है। तो ये हम आपको बोले थे ना एक किताबी भाषा, ये किसी काम का नहीं है, ये बस बुक में प्रिंटेड होता है, तो वहां देखेंगे तो उसका मीनिंग क्या होता है वो चीज हम आपको समझा दिए, ताकि आपको हर एक लाइन समझ में आए। चाहे आप बुक पढ़े, मेरी कॉपी को पढ़े, आप कहीं भी पढ़े, आपको हर चीज समझ में आना चाहिए जीपी से रिलेटेड। इसलिए बुक का क्या लैंग्वेज है और एक्चुअल में समझने वाला क्या लैंग्वेज है, दोनों चीज आपके सामने में, ठीक है। तो जब भी बोलेगा कि कोई एक गिवन सीरीज जीपी में है कि नहीं, ये चेक करके बताओ, तो आपका काम क्या होगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें, सफिशिएंट। अगर इसका रेशियो सेम आता है, मतलब कि जो भी सीरीज दिया है या जो भी टर्म्स दिया है वो जीपी सीरीज, ठीक है। जैसे कोई पूछ दिया, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एग्जांपल के लिए 3 to the power 1 by 3, 3 to the power 2 by 3, 3 to the power 1 by 1 और 3 का पावर 4 by 3, so on, ठीक है। R in, और आपके पास दो ही ऑप्शन दिया है, एक बोला एपी में है और दूसरा क्या बोल रहा है, जीपी में। तो बोलिए आप क्या आंसर देना चाहेंगे, क्या पसंद क्या करेंगे, कोई भी आप जो चाहे। हाँ 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 बोलिए, कुछ आंसर हो पाएगा। जीपी में है, मगर बहुत हिचकिचाते हुए कि सर जीपी में है, ठीक है। हम आपको अभी अभी एक चीज बताए कि अगर रेगुलरली पावर इंक्रीज कर रहा है, एकदम बेहिचक होके बोलिए कि वो जीपी में। अगर रेगुलरली पावर इंक्रीज हो रहा है, आप बेहिचक बोलिए वो जीपी में। देखते हैं, 3 to the power 1 by 3 is a number, ठीक है। ये एक सिंगल नंबर, ये एक सिंगल नंबर है विद द पावर, ये सिंगल नंबर। पावर 1 by 3 के बाद 2 हो गया, 2 से फिर 3 हो गया, ये 3 by 3 ना 1 होगा, फिर 3 से 4 हो गया, तो इसका मतलब है पावर रेगुलरली बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा सीरीज, जीपी सीरीज। अब डिस्क्राइब करके दिखाते हैं आपको। मान लिए, अच्छा मानना क्या है, ऐसे ही लिख लेते हैं, 3 का पावर 1 by 3 इज अ नंबर हैविंग पावर 1, ठीक है। उसके बाद 3 to the power 1 by 3 पावर 2, 3 to the power 1 by 3 पावर 3, ठीक है। और आगे है कंटिन्यू, छोड़ दीजिए। अब इसमें अगर कोई बोले कि T2 by T1 निकालो, तो हम क्या किए, इसमें 3 to the power 1 by 3 के पावर 2 में डिवाइड कर दिए 3 का पावर 1 by 3 से, ये कट गया और यहाँ पे मेरे पास बच गया 3 का पावर 1 by 3, छोड़ दिए उसको। उसके बाद T3 by T2 किए, तो T3 मींस 3 to the power 1 by 3 और उसका होल क्यूब, डिवीजन में 3 to the power 1 by 3 और इसका होल स्क्वायर। जब हम कैंसिलेशन किए आया 3 का पावर 1 by 3। चेक करने का बारी आया, तो देखें T2 और T1 का जो रेशियो है, वही रेशियो T3 और T2 का है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का रेशियो सेम है, कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म का रेशियो सेम है, इसका मतलब पूरा का पूरा सीरीज मेरा जीपी में। ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये भी थ्योरी है। तो ये आपको बहुत स्ट्रेट दिखेगा, थ्योरी हमेशा स्ट्रेट होता है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए होता है।
मगर जब क्वेश्चन होगा तो थोड़ी ना आपको उतना छोटा सा दे देगा या उतना स्ट्रेट दे देगा। आप में आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लाया ही जाता है। आपका काम होता है एनालाइज करना कि हाँ वाकई में हो क्या रहा है। ठीक है, तो जीपी का मतलब एक्सपोनेंट और पावर के साथ फैमिलियर रहिए। अगर आपको किसी भी टर्म में दिक्कत होता है बिल्कुल मेरे से खुल के बात कीजिए कि सर वैसा वाला टर्म हमसे नहीं बनता है, तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करके कोई ना कोई प्रोसेस बता ही देंगे। क्योंकि अगर पावर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, पावर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो समझ जाइए आप जीपी आपका डूब जाएगा। ठीक है, तो अगर दिक्कत है तो पूछ के खत्म करना है। ठीक है, और नहीं तो फिर आपको आंसर देना है। मेरे साथ बने रहिए। बोर्ड पे जितना पार्ट है कहीं पे कुछ भी डाउट है पूछ लें और डील करेंगे अभी। जीपी का मतलब टर्म का पावर धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। जीपी का मतलब दिमाग में रखिएगा, पावर इंक्रीज कर रहा है मतलब वो जीपी है। हम थोड़ा सा हड़बड़ी में रहते ही, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे ही जैसे वैसे ना तेजी से चलें। धीरे धीरे आप उनको पकड़ लीजिएगा। स्टार्टिंग में कोई कोई लैग कर सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन ऐसा है कि 3 9 81 243 आर इन जीपी। आपको बताना है स्टेटमेंट सही बोला कि फॉल्स है। ट्रू है ना? ठीक, ठीक है ठीक है, हम आपकी बात को मान गए ना एकदम। हम उसी पे डिस्कस ही करते हैं। स्टूडेंट को हम कभी नहीं बोलते स्टार्टिंग में कि ना तुम गलती कर दिया। ठीक है, जब तक हम क्वेश्चन नहीं पूछे। हम स्टूडेंट को बस ये फील कराना चाहते हैं कि वाकई में हम गलती कर दिए हैं। यहां पावर का डिफरेंस और यहां पावर का डिफरेंस देखिए, सेम है? नहीं। तो अभी एक चीज हम क्या बोले थे, विथ कांस्टेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट विथ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट डिफरेंस कांस्टेंटली इंक्रीज करेगा या कांस्टेंटली डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस अगर पावर का 1 हो गया तो रेगुलरली 1 ही होना चाहिए। देखिए यहां भी पावर का डिफरेंस 1 है, पावर का डिफरेंस 1 है, पावर का डिफरेंस 1 है, मगर ये बीच वाला जो टर्म है यहां पावर का डिफरेंस 2 है। तो कांस्टेंटली इंक्रीमेंट नहीं है। कांस्टेंटली इंक्रीमेंट नहीं होने के कारण आप बोलेंगे नॉट जीपी, ये जीपी नहीं है। ठीक है, होता है। अभी डिस्कस कर रहे थे हम आपसे, कोई वैसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे ताकि आपको वो समझ में आए कि केवल इंक्रीज नहीं करना है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करना है। केवल डिक्रीज नहीं करना है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करना है। और उसका मीनिंग ये। अच्छा, अगर मान ले रहे यहां पे आपको कोई इशू होता है कि ना हमको देख के नहीं पता चलता है, तो तरीका क्या कहता है कि अगर जीपी बोला तो आप स्टेप बाय स्टेप T1 ले लें, T2 ले लें, T3 ले लीजिए और T4 ले लीजिए जो दिया हुआ है। और बाद में आप क्या कीजिए कि सबसे पहले T2 बाई T1 निकालिए, उसके बाद आप T3 बाई T2 निकालिए, उसके बाद आप अगर चाहें तो T4 बाई T3 निकालिए, नहीं तो यहीं तक में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, T2 बाई T1 निकाले तो इट इज 9 बाई 3, कुल मिला के 3 आया। फिर T3 बाई T1 निकाले 81 बाई 9, ये 9 आ गया। ये जैसे डिफर किया तुरंत मेरा आंसर होगा कि जो भी टर्म्स दिया गया है वो जीपी में नहीं है, वो जीपी में नहीं। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं कि दिया गया टर्म मेरा जीपी में है कि नहीं। चलिए एक और चीज, बोला हम लोग से ये फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, बोल दिया कि जीपी। ठीक है, और कॉमन रेशियो निकालने बोल रहा है। क्या है क्या वो देख लीजिए, x³ y² x4
y, x5 बाई y, सिंपल x5, उसके बाद x6 बाई y एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? कॉमन रेशियो निकालने का तरीका आप देख लिए हैं, टर्म्स का रेशियो निकालना है, बस कॉमन रेशियो आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बोल दिया कि ये जीपी है तो आपको चेक करने का कोई जरूरत नहीं। तो यहां से जब हम लोग कॉमन रेशियो निकालेंगे, कॉमन रेशियो, तो दिस कॉमन रेशियो कॉल्ड आर, और आर के कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है कि सिंपल सेकंड टर्म में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, या थर्ड में सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, या फोर्थ में थर्ड से डिवाइड कर दीजिए, मींस कॉन्सेक्यूटिव टर्म का रेशियो फाइंड कर लीजिए। तो मेरे पास x4y, बोलिए बोलिए, बाई x3y², x3y², हम इसको सॉल्व किए हैं तो शायद मेरे पास x/y है। ठीक है, तो कॉमन रेशियो r का वैल्यू क्या मिलेगा? x/y मिलेगा। तो जब कभी भी आपके पास कोई भी सीरीज है और उसको बोला कि देखो वो जीपी है, तो उसमें कॉमन रेशियो होगा। तो आप कॉमन रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, आपका कॉमन रेशियो निकल जाएगा। तो सर क्या यही फॉर्मूला है? देखिए, फॉर्मूला बोल के टेक्निकल बात एग्जिस्ट कर जाता है कि जो कॉमन रेशियो होगा मींस आर, ये nth टर्म में n-1th टर्म से डिवाइड करने के बाद निकलता है। ठीक है, ये बोलने के लिए, यूज करने के लिए आपके पास ये कि कॉमन रेशियो मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, जो आएगा वो जीपी का कॉमन रेशियो होगा। ठीक है, चलिए देखते चलिए। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है कि nth टर्म तो हम लोग जानते हैं ना, tn इज इक्वल्स टू, अभी क्या पढ़े, a into r to the power n-1। छोटा सा चीज है, ज्यादा बड़ा बात का बतंगड़ नहीं करना है, जितना काम का उतना ही पढ़ना है कि tn जो है वो gp का a r to the power n-1 होता है। ठीक है, किसके लिए? gp का। तो इसके बेसिस पे थोड़ा सा हम लोग एक क्वेश्चन करें कि फाइंड 11th टर्म ऑफ जीपी, बता दिया कि जीपी है। ठीक है, 11th टर्म ऑफ जीपी, जिसमें लिखा हुआ क्या था, 10 1 0.1 0.01 0.001 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा है मेरे पास एक जीपी सीरीज, आप चाहे तो इसको चेक कर ले, ये जीपी है विद द कॉमन रेशियो 1/10 और फर्स्ट टर्म 10। हमसे क्या बोला कि 11th टर्म निकाल के दिखाओ उस जीपी का। तो मेरा पहला काम ये होगा कि फर्स्ट टर्म लिखें, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमको 10 दिखा। फिर मेरा दूसरा काम होगा इसका कॉमन रेशियो निकालना। तो जैसे एपी में बोले थे कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एपी के हर एक क्वेश्चन को बनवाता है, एग्जैक्टली वैसे ही जीपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आपके जीपी के हर एक क्वेश्चन को बनवाएगा। ठीक है, तो कॉमन रेशियो मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, यानी 1/10 या 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, जब इतना मिल गया, अब चाहिए हमको T11। तो T11 मतलब a into r to the power 10, तो हम लोग इसको लिखेंगे 10 into r means 0.1 to the power 10। कुल मिला के ये कितना आएगा? 0.1 का पावर 9, जिसको अगर आप लिखना चाहें ऐसा। ठीक है, ये इस तरीके का आएगा। ये हो गया मेरा T11। ठीक, तो ये था जीपी का nth टर्म फाइंड करने का तरीका, अगर मेरे पास जीपी दिया हुआ है तब। नेक्स्ट एक और, बोलिए बोलिए। से 10 पावर 10 मतलब नीचे 9 कैसे हो गया? देखिए लिख रहे हैं, इस लाइन को लिख रहे हैं, ठीक ना, इस लाइन को लिख रहे हैं। 10 इंटू 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, कंफर्म कीजिए। 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं? यस सर। इसका पावर मेरे पास 10 है। ठीक है, यानी कि अगर एक 10 निकाल दें तो यहाँ पे कितना 10 बच गया? 9 बचा ना। ठीक है, यस सर। ये और ये कट गया, तो 1/10 का पावर 9, यानी 0.1 का पावर 9
अब क्लियर है? यस सर। ठीक है। दूसरा एक और तरीका अगर आप चाहें तो, इसमें से एक निकाल लिए 0.1, तो बचा कितना मेरे पास 0.1 था। 0.1 का पावर 9 बच गया, ये और ये मल्टीप्लाई होके 1 होता है, तो बचेगा 0.1 का पावर 9। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे फाइंड T7 of GP having T2 that will be equals to 4 and T5 is equals to 256। ठीक है, T5 is equals to 256। तो बोला T7 निकाल के दिया, क्या क्या दिया, T2 दिया और T5 दिया और T7 मांग दिया। ठीक है, समझिएगा इस बात को, जब मेरे पास दो टर्म दिया हुआ है जीपी में, जब भी जीपी में दो टर्म या दो कंडीशन दिया हुआ है, वो इसलिए दिया है ताकि आप इसको और इसको यूज करके ए फाइंड कर सकें और आर फाइंड कर सकें। ठीक है, दो कंडीशन हमेशा जीपी में इसलिए होता है ताकि आप उसके बेसिस पे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल सकें। आपका काम है खुद से सॉल्व करना है। T2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा वो लिखिए, एक इक्वेशन AR में आएगा। T5 के लिए क्या फॉर्मूला होगा वो लिखिए, एक इक्वेशन AR में आएगा। सॉल्व करके A और R निकालिए, बाद में T7 इस वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट कीजिए। चलिए बनाइए इसको और बोर्ड पे जो है उसको नोट कर लें। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर ए आया 1 और आर आया 4। अच्छा आंसर बता रहे हैं, A आया 1 और R आया 4 और आर आया 4। ठीक है, 4 तो T7 निकालना है। T7 हम लोग को so 1 into 4 to the power 6। T7 4 to the power 6 ना। ठीक, सब कोई और देखिए, सब कोई अपना अपना आंसर। सेम आएगा तो भी बताइए, डिफरेंट आएगा तो भी बताइए। क्या बोले? सेम आएगा। ठीक, चलिए अब हो गया है, खत्म करें। T2 मतलब AR दैट इज 4, T5 मतलब AR का पावर 4, देखिए ना T5 बोले AR 4 दैट इज इक्वल्स टू 256। सिंपल डिवीजन करना है आपको, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो सॉल्व करने के लिए डिवीजन करना होगा। क्यूब 4 से इसका कैंसिलेशन कितनी बार में, तो 6, ठीक है, और 4, तो R क्यूब दैट इज 64, तो R का वैल्यू 4 है। R का वैल्यू 4 आएगा, पुट करेंगे A का वैल्यू 1 आ जाएगा। A और R मिल गया, तो अब निकालना है T7, और T7 निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है AR6, A into R to the power 6। A का वैल्यू 1, R का वैल्यू 4 पुट करेंगे, T7 का वैल्यू आ जाएगा। आप अगर छोटा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, बड़ा है तो पूरा सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इफ T4 and T9 are 54 and 13122, 13122, तो बोला फाइंड डिफरेंस ऑफ 7th and 5th टर्म, 7th and 5th टर्म। ठीक है, 5th टर्म 5th 5th टर्म। ये जी T4 और T9 दिया, तो दो कंडीशन इसलिए दिया ताकि आप A और R निकाल सके, बिल्कुल इसके जैसा। ठीक है, A और R फाइंड कीजिए और उसके बाद T7 फाइंड कीजिए, T5 फाइंड कीजिए, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 और 5 का डिफरेंस निकालिए कि क्या होगा। 7 और 5 का डिफरेंस सॉल्व कीजिए जल्दी थोड़ा। हाँ देखो क्वेश्चन रिपीट कीजिए, मैं फिर से, मेरा ब्लर आ गया। अच्छा, if T4 and T9 are 54 and
13122 13122 13,122. Find difference of 7th and 5th term. ठीक है, सर 1296 आंसर ए आया से 2 आर और आर 3 1296 आंसर आया। और 1296 है सर। ठीक, यस सर। ठीक है। और देखिए सबको ही चेक कीजिए। देखिए बहुत कोई इसी में दिक्कत होगा कि इतना बड़ा नंबर है सर क्या करें। जब भी ऐसा हो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा करते हैं। प्राइम एकदम 2 से होगा तो 2 से स्टार्ट कीजिए, 3 से होगा 3 से स्टार्ट कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमेशा क्वेश्चन बनाया कीजिए। 6 टाइम में, 5 टाइम में, 6 टाइम में, 1 टाइम में। 6 6 12 6 18, 3 से 2 टाइम में 6, 1 टाइम में, फिर 8 टाइम में 24, 7 टाइम में, फिर 7 1 8 8 16, 16 और 2 18, फिर से 3 से 7 टाइम में, 2 टाइम में, 9 टाइम में, फिर 3 से 8 टाइम में और नहीं 2 टाइम में, फिर उसके बाद 4 टाइम में 3, 243। 243 का मतलब होता है 3 का पावर 5। मिल गया कि ये जो नंबर था वो वाला T9 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 का पावर 8, 2 इंटू 3 का पावर 8। और फॉर्मूला से हम जानते a इंटू आर टू दी पावर 8 होगा। फॉर्मूला से हमको दूसरे का जरूरत ही नहीं पड़ा। a मिल गया 2 और r मिल गया 3। a का वैल्यू 2 और r का वैल्यू 3। इतना बड़ा नंबर दिया है तो कुछ तो बेनिफिट होगा। इतना बड़ा नंबर दिया, हम उसका फैक्टराइजेशन किए, प्राइम फैक्टराइजेशन। एक बार में प्राइम फैक्टराइजेशन से पता चल गया a कितना होगा, r कितना होगा। ठीक है, वैसे इसका आप यूज कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि मत कीजिएगा, आप कर सकते हैं, मगर हमको जरूरत ही नहीं पड़ा तो हम लंबा क्यों करें, छोटे में बन रहा है। ठीक है, ये आ गया। फाइनली हमसे बोला कि T7 और T5 का डिफरेंस निकालो। तो T7 माइनस T5, तो T7 का मतलब होता है AR6 और T5 का मतलब हो जाएगा AR का पावर 4। आप यहां से AR4 कॉमन ले लिए, उसके बाद बच गया मेरे पास R² माइनस 1। बनाने का आपका तरीका, कोई जरूरी नहीं मेरे जैसा आप बनाए, आप अलग से निकाल के भी डिफरेंस कर सकते हैं। अब हम बना रहे हैं तो मेरा जो तरीका हम वो लगा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि आप ऐसे बना सकते हैं। 3 का पावर 4, 3 का पावर 2 माइनस 1, इट इज 8, 8 2 टाइम में 16 और 3 का पावर 4 मींस 81। 16 1 टाइम में 16 देता है 1 कैरी। 16 8 टाइम में कितना देगा 128 और 128 प्लस 1 129। फाइनल आंसर मेरा 1296। ये आपका क्वेश्चन अगर किसी का नहीं बना तो आप यहां से नोट कर ले, आराम से बना ले। और कुछ टर्म नहीं समझ में आया जरूर पूछ ले। तो a और r का वैल्यू बताइए फिर से कैसे किए। मतलब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए ना आकाश, ठीक है। तो वो मेरे पास ऐसा आया था ना 2 फिर 3 3 3 और फिर यहाँ 81 आया था। ठीक है, 81 ही आया था ना, या 243 आया था। 2 का पावर 5 था। हाँ 243 था। तो ये 3 का पावर 3 हो गया और 243 मतलब नंबर सॉल्व करते करते ना याद हो जाता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का पावर 8 होगा, पहले कंफर्म कीजिए। यस सर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 13122 को लिखेंगे 2 इंटू 3 का पावर 8। सही है। अब मेरे क्वेश्चन में बोला कि वो T9 था तो लिख दिए 2 इंटू 3 का पावर 8। और T9 जीपी के T9 का क्या फॉर्मूला होगा, AR टू दी पावर 8 होगा। ठीक है, तो एक ही ना ऑड है, जिसका पावर है वो तो R होगा, एक का तो पावर है ही नहीं। तो ये मेरे पास कितना आएगा 2 आएगा। मतलब ये बाय चांस किसी क्वेश्चन में लग जाएगा। ठीक है, जहां पे आपको सेकंड टर्म नहीं यूज करना होगा, मगर जनरल कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको दोनों यूज करके तब फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट में। चलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन। थ्योरेटिकल मतलब नंबर्स नहीं रहेगा। देखिए क्या दिया है, TP दैट इज इक्वल्स टू A, TQ B और TR C।
ऑफ जीपी। इसका मतलब समझते हैं ना, pth टर्म ऑफ जीपी इज ए, qth टर्म ऑफ जीपी इज बी, rth टर्म ऑफ जीपी इज सी। बस उसी को थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया। तो बोला prove that a to the power q minus r into b to the power r minus p into c to the power p minus q that will be equals to 1। ये हम लोग से बोला कि शो करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। तो देखिए, अगर आपको टीपी दिया, टीक्यू दिया, टीआर दिया, तो आप अगर चाहें तो वहां से एबीसी निकाल सकते हैं कि क्या होगा। तो बनाने का तरीका मेरा ये है कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी दैट विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि क्वेश्चन स्मॉल ए यूज कर चुका है तो आप कैपिटल ए लेंगे, ठीक है। कॉमन रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन स्मॉल आर यूज कर चुका है तो आप कैपिटल आर लेंगे। तो ये हम मान लिए कि कोई एक जीपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है और जिसका कॉमन रेशियो कैपिटल आर है। अब हम क्या करेंगे कि जिस टर्म के बारे में बोला गया है उसको थोड़ा जीपी के तरीके से लिखेंगे, ठीक है। जीपी का जो फॉर्मेट होता है उससे लिखेंगे। तो पहला था pth टर्म, तो pth टर्म जिसको टीपी कहते हैं, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a इंटू आर टू द पावर p माइनस 1 होगा। जहां पे भी डाउटफुल हो या हम कहीं मिस्टेक करें, बिल्कुल वहां पे हमको बोलिएगा कि नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर सर यही क्यों होगा, ऐसा पूछना हो तो आराम से आप मेरे साथ डिस्कस करें। और ये क्वेश्चन में दिया है कि देखो ए है, क्वेश्चन में दिया है ए। सेम वैसे ही क्यूएथ टर्म रिप्रेजेंट करेंगे टीक्यू से और लिखेंगे ए आर टू द पावर क्यू माइनस 1, क्वेश्चन प्रोवाइड किया बी। एग्जैक्टली वैसे ही rth टर्म रिप्रेजेंट करेंगे टीआर से और इसको लिखेंगे ए आर टू द पावर आर माइनस 1, ठीक है। और ये सी है। अब क्या करें सर, जो प्रूफ करना है उसके एलएचएस पार्ट में ए बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो एलएचएस पार्ट, एलएचएस जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस पार्ट ए का मतलब ये पूरा टर्म ए आर टू द पावर पी माइनस 1 और इसका होल पावर है क्यू माइनस आर, ठीक है, इनटू बी का मतलब ए आर टू द पावर क्यू माइनस 1 और इसका होल पावर है, यहां देखिए आर माइनस पी, ठीक है, आर माइनस पी। उसके साथ में सी का मतलब ए इंटू आर टू द पावर आर माइनस 1 और इसका होल पावर प्रोवाइडेड है पी माइनस। बस लिख रहे हैं, पुट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अब अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में और दोनों का एक ही पावर, क्या पूछ रहे हैं ना वो सुन लीजिए ना। अगर ए बी का पावर x है तो क्या ax इंटू बी एक्स लिख सकते हैं, हाँ ना? यस सर। ठीक, बस यही काम करेंगे। ये पावर इस पे भी लगाएंगे, ये पावर इस पे भी लगाएंगे, सब पे वही काम करेंगे। बस थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा इसमें नंबर्स आर्बिट्ररी है, लंबा जाएगा, कोई बात नहीं। हम इसको छोटा भी चाहे तो कर सकते हैं, मगर जाने दीजिए, ठीक है, एक स्टेप बढ़ जाएगा। क्यू माइनस आर और आर यहाँ पे p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, पावर का पावर तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया, इंटू a का पावर r माइनस पी इंटू r टू दी पावर q माइनस 1, r मल्टीप्लीकेशन में r माइनस पी, ये इंटू a टू दी पावर p माइनस q इंटू r टू दी पावर r टू दी पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। लिख दिए सब। अब देखिए दो ही टर्म हमको दिख रहा है, एक a दिख रहा है और एक r दिख रहा है, एक a दिख रहा है और r दिख रहा है। तो दो टर्म में इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, a का पावर ये मल्टीप्लाइड बाई सारा पावर ऐड होगा, q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस q, ये पूरा a के पावर में, इंटू r में आइए, सॉरी r कैपिटल R में आइए, pq माइनस pr, थोड़ा बड़ा जाएगा, pq माइनस pr माइनस q प्लस r, माइनस q प्लस r, एक यहां पे आइए प्लस सब r के पावर में qr
माइनस पी आर माइनस आर प्लस पी, और सब पावर है, ठीक है, यहां पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू। चलिए देखा जाए, अब बारी आया इसमें कुछ कैंसिल वैंसिल करने का। प्लस का पी क्यू और माइनस का पी क्यू। अरे पी आर ज्यादा आ गया, हाँ। एक मिनट, अब हमको चेक करना पड़ेगा, सब कट जाना चाहिए था, जानते हैं। पी क्यू आया और ये पी क्यू कहां गया, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस पी क्यू, दिखा? देखिए गलती कैसे पकड़ाता है, कट गया प्लस और माइनस। अब माइनस पी आर प्लस पी आर कट गया, उसके बाद माइनस क्यू प्लस क्यू कट गया, प्लस आर माइनस आर कट गया, प्लस पी माइनस पी कट गया, फिर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कट गया। आर के पावर में बचा क्या, जीरो। जीरो, हम आर का पहले बात किए, आर के पावर में बचा जीरो। चलिए अब ए का बात करते हैं। ए का प्लस का क्यू माइनस का क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, ए के पास भी क्या बचा, जीरो, यानी कि सबका पावर जीरो मींस कितना, 1, तो दैट पार्ट विल बी इक्वल्स टू आरएचएस, इट इज इक्वल्स टू आरएचएस। ये जब बड़ा वाला रहता है ना, इसका दो तरीके से सिग्निफिकेंस बताते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बनाए और ये याद हो गया कि आप क्या प्रूफ किए हैं, तो इसका हम एक एडिशनल बात बताते हैं। अगर याद हो गया तो कंपटीशन में आएगा तो पूछेगा दिस पार्ट विल बी इक्वल्स टू, और ऑप्शन दिया रहेगा, आप 1 पे टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा मिलेगा क्वेश्चन। अदरवाइज सब्जेक्टिव में ये ज्यादातर आने का चांस होता है, आपको फुल्ली ऐसे डिस्क्राइब करके इसको बनाना है, तब जाके कहीं मार्क्स मिलता है, ठीक है। दोनों जगह ऐसे क्वेश्चन के आने का पूरा चांस रहेगा, और जीपी में खास करके ऐसा क्वेश्चन आपको कम से कम मिलेगा तो 4 से 5 मिल ही जाएगा, वो भी फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, कुछ डाउट है पूछ ले।